नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा अड्डा पे। और ये है दोस्तों आपका बायोलॉजी का बिट्टू सर के द्वारा दिया गया जो ग्रंथ है उसका ये तीसरा पार्ट होगा। और 100 इसमें 255 क्वेश्चन है दोस्तों। तो और पूरा अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट में, पूरा का पूरा सिलेबस है। चलिए इसमें हम याद करवाएंगे, एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार बोलेंगे। जो आपको याद है वो हमको भी पता है कौन आपको याद है, उसको एक बार या 2 बार बोलेंगे। जो नहीं याद है उसको 3 4 बार बोल के याद करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, माने कौन गलत है। तो सही वाला पहले देखेंगे। सीरा से होकर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, बिल्कुल सही है। सीरा से होकर अशुद्ध रक्त का परिवहन ही होता है। सीरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है, ये बात सही है। सीरा का जो दीवार है दोस्तों वो धमनी से पतला होता है, ये बात भी सही है। अच्छा, सिराओं में रक्त को वापस लौटने से बचाने के लिए जगह जगह बाल्ब लगे होते हैं, ये बात भी सही है। तो आपने क्या देखा, पहला कि सीरा से होकर अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा से होकर अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा का दीवार धमनी के अपेक्षा पतली होता है। और सिराओं में रक्त को वापस लौटने से बचाने के लिए जगह जगह बाल्ब लगे होते हैं, ठीक है। ये बात सही है, गलत वाला को छोड़िए नहीं तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है वही खोजना है, ठीक है। तो कहता है कि धमनियों में फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। कहता है कि धमनियों में जो फुफ्फुस धमनी है ना, फुफ्फुस धमनी, वह अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। दूसरा कहता है कि शिराओं में फुफ्फुस शिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। दोनों को फिर से समझिएगा, दोनों का दोनों सही है। कहता है कि धमनी में ना एगो फुफ्फुस धमनी होता है, वह एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा की तरफ ले जाता है। अशुद्ध रक्त को हृदय हृदय से फेफड़ा की ओर ले जाता है, ठीक है। अच्छा, सीरा में भी फुफ्फुस सीरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से। हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से। हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से। सेमी लूनर वाल्व के बंद होने से। 124 है, हृदय की पेशियां को रक्त पहुंचाया जाता है। हृदय की जो पेशियां हैं उसको रक्त पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी द्वारा। हृदय की पेशियां को रक्त पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी द्वारा। हृदय की पेशियां को रक्त पहुंचाया जाता है कोरोनरी धमनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 125 नंबर। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है दायां निलय में। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है दायां निलय में। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो राइट साइड वाला जो निलय होता है दायां, उसी में, ठीक है। अच्छा, 126 नंबर कहता है कि किस रक्त नली की दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। किस रक्त नली की दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है, तो वो हो जाएगा धमनी। किस रक्त नली की दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों धमनी। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन। यकृत वाहिकाएं तंत्र द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सबसे पहले पहुंचता है। कहता है कि यकृत वाहिकाएं तंत्र के द्वारा, यकृत वाही वाही ओहो क्या बोल दिए हम। कहता है दोस्तों कि यकृत निवाहिका तंत्र के द्वारा, यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सबसे पहले पहुंचता है यकृत में। यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, तो यकृत में पहुंचता है। अच्छा, 128 नंबर है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर, शरीर से कहाँ ले जा रहा है, हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली वाहिनी है ना, वो उसको सीरा कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को दोस्तों सीरा कहते हैं। 129 कहता है कि प्रत्येक धड़कन तथा कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है। कहता है कि प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है। प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है
दोस्तों 70 ml, कितना है 70 ml है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है उसको चुनना है। तो सारा का सारा गलत है, इसको हटाइए। 131 नंबर देखिए, कहता है कि धमनी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। धमनी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। धमनी के सबसे बाहरी परत को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। रक्त का लसिका किस प्रकार के उत्तक है। रक्त का जो लसिका है वो किस प्रकार का उत्तक है, तो वह तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तथा लसिका किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तथा लसिका किस प्रकार के उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तथा लसिका किस प्रकार के उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 7%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का, कहता है मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा है ना वो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 7% होता है। अच्छा, कहता है एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। 135 नंबर है, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और स्थान होता है। तो ये हो जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। कहता है कि मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा तथा श्यान होता है, हो जाएगा एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। आगे देखेंगे, कहता है कि रक्त का पीएच मान दोस्तों होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 137 कहता है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। कहता है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा, जो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा है ना वो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है, तो 55%, आधा से थोड़ा ज्यादा 55% होता है प्लाज्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो। सीरम कहलाता है कि वैसा प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित हो, वैसा प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित हो वह सीरम कहलाता है। वैसा प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित हो वह सीरम कहलाता है। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं जल। रक्त प्लाज्मा में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जल उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 90% से अधिक। वाह, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90% से अधिक होता है। रक्त प्लाज्मा में दोस्तों जो जल होता है 90% से अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, अगला है कि रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो 7%। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 7% होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 7% होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 7% होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 7% होता है। चलिए 143 नंबर है, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रक्त प्लाज्मा में एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूमिन पाया जाता है और फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, सभी के सभी पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन कौन है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ये सारे के सारे रक्त प्लाज्मा के प्रोटीन है जो कि उसमें उपस्थित रहते हैं। 144 नंबर है, रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग कहलाता है सीरम। कहता है कि रुधिर को थक्का बनाने वाले कारक को यदि निकाल देते हैं प्लाज्मा में से यदि, कहता है कि रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग कहलाता है सीरम। 145 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूमिन तथा एल्बुमिन तत्व
रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है। बिल्कुल सही, अभी आपने ऊपर देखा कि फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूमिन तथा एल्ब्यूमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। सही बात है। अच्छा, फाइब्रिनोजेन का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में तथा ग्लोब्यूमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में उपयोगी होता है। एकदम सही बात है। फाइब्रिनोजेन का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में किया जाता है तथा ग्लोब्यूमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उपयोग होता है। और तीसरा है एल्बुमिन का उपयोग। एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन बनाने में होता है। एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन बनाने में होता है। बिल्कुल सही है। 146 है, रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अभी आपने देखा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उपयोग होता है। ठीक है। 147 कहता है कि मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु का होता है? मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु का होता है? मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु का होता है? तो दोस्तों एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन क्या कहा कि मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु होता है, यही ना कहा? तो वह हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 40 से 45%। ठीक है, रुधिराणु होता है 40 से 45%। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है, मैंने कौन गलत है? तो सबसे पहले देखिए सही वाला को, हमेशा की तरह रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है। बिल्कुल सही। आरबीसी की जो संख्या होती है वो सभी रक्त कणिकाओं से ज़्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कहता है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल अन्य सभी रुधिर कणिकाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है, ये बात भी सही। आरबीसी का जो संख्या भी सबसे ज़्यादा होता है और जीवन काल भी सबसे ज़्यादा होता है। सी कहता है कि लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन केवल आरबीसी में ही पाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और डी नंबर जो गलत है वो गलत क्यों है, सो देखिए। कहता है कि ऊंचाई पर जाने पर तथा रक्त स्राव की स्थिति में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। बिल्कुल नहीं, वो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाइएगा चाहे रक्त स्राव की स्थिति में, ठीक है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ये बात सही है। चलिए 149 नंबर, केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका है, केंद्रक विहीन, बिना केंद्रक का, तो हो जाएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। ये केंद्रक विहीन कोशिका है, रुधिर कोशिका है, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला है कि लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ये तो आप जानते हैं। आरबीसी की संख्या 120 दिन होता है जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अच्छा, कहता है कि उच्च उन्नाथ माने अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, अभी आपने देखा कि बढ़ जाती है। 151 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माने उच्च उत्तर, ये तो अभी आप देख ही लेगी बढ़ जाती है, हम भी। 152 नंबर, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब कहता है कि आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो कहता है शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। अभी देखिए शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। 156 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। दोस्तों डब्ल्यूबीसी को प्रतिरक्षा, यह रक्षा करता है हमारे शरीर को, कोशिकाओं को। ठीक है। तो जब बाहरी पदार्थ मानव रुधिर में प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। रुधिर को थक्का बनाएगा प्लेटलेट्स, रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेता है प्लेटलेट्स, रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेगा प्लेटलेट्स। अगला है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसमें सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। तो मनुष्य के रक्त में जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसका कौन सा किस्म सबसे ज्यादा होता है? तो न्यूट्रोफिल्स। ये सारे के सारे देखिए, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे डब्ल्यूबीसी का ही कणिका है। लेकिन सबसे ज़्यादा रहेगा न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम रहेगा दोस्तों वो है बेसोफिल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी में कौन सी किस्म सबसे कम होती है? बेसोफिल्स, अभी आपने देखा, न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होता है, बेसोफिल्स सबसे कम होता है। अगला है इनमें कौन डब्ल्यूबीसी, इसमें से कौन डब्ल्यूबीसी हानिकारक सूक्ष्म जीव का भक्षण करता है? इसमें से कौन
इनमें कौन से श्वेत रक्त कण जो है वो हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण करता है? तो न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट ये हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण कर लेता है। ठीक है, तो इसमें हानिकारक सूक्ष्मजीव का कौन सा डब्ल्यूबीसी भक्षण करता है? तो न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट। कहता है कौन सा डब्ल्यूबीसी कण एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। अच्छा, एलर्जी युक्त प्रतिक्रिया में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कणिका की संख्या बढ़ जाती है? तो एसिडोफिल का। एलर्जी युक्त प्रतिक्रिया होता है ना, एलर्जी युक्त प्रक्रिया, उसमें शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? तो एसिडोफिल का। एलर्जी युक्त प्रतिक्रिया में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? एसिडोफिल का। ठीक है, 163 है। हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। अच्छा, एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml द्रव में कितना होना चाहिए? तो 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रत्येक 100 ml रक्त में होना चाहिए। माने 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए एक वयस्क पुरुष में? तो 14.5 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml में रक्त हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो अभी बोले ना 12 से 16 ग्राम, यानी 14.5 ग्राम आप ऊपर देखे हैं। अगला है, रक्त में किस कोशिका की संख्या कम होती है? रक्त में किस कोशिका की संख्या सबसे कम होती है? दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। रक्त में किस कोशिका की संख्या सबसे कम होती है? डब्ल्यूबीसी। 167 है। श्वेत माने डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटीन व हिपैरिन का स्राव करती है? तो बेसोफिल हो जाएगा। श्वेत डब्ल्यूबीसी का कौन सा किस्म हिस्टामिन, सीरोटीन और हिपैरिन का स्राव करती है? कौन सा डब्ल्यूबीसी का किस्म जो है वो हिस्टामिन, सीरोटीन और हिपैरिन का स्राव करता है? तो वो हो जाएगा बेसोफिल। ठीक है, वो हो जाएगा बेसोफिल। अच्छा, अगला है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से हो जाएगा। चलिए, अगला है 169 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सी आदमी बोलता है, तो 36.9 डिग्री सी भी बोल सकते हैं। अच्छा, मानव रुधिर का कार्य क्या है? दोस्तों, मानव रुधिर का कार्य है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशिष्टों का परिवहन करना। बिल्कुल सही है। शरीर के ताप का नियंत्रण करना, ये भी सही है। संक्रमण से बचाना, ये सारे के सारे हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका द्वारा। कहता है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका से। दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 173 है कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। 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 चलिए, अगला है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो फाइब्रिन। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? फाइब्रिन। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में के भीतर रक्त जमता है? फाइब्रिन उपस्थित रहेगा ना, तभी रक्त जमेगा, फाइब्रिन। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है? जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है? उसमें थक्का जमबे नहीं करता है, तो इसमें हो जाएगा हीरुडीन। हीरुडीन। जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन होता है? हीरुडीन। जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन होता है? हीरुडीन। अच्छा, रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अच्छा, मानव का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को।
ठीक है, ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, आप जानते ही हैं। कहता है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अगला है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है। देखिए, खून बहेगा 2 से 7 मिनट और जमेगा 3 से 10 मिनट। खून बहने का समय होता है 2 से 7 मिनट। 2 से 7 मिनट तक खून बहते रहता है और 1 मिनट के बाद मतलब 3 से 10 मिनट में खून जमना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 7 मिनट में खून बहने का समय है और 3 से 10 मिनट खून जमने का समय है। कहता है कि मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है वह क्या छोड़ता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो थ्रोम्बिन के कारण। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, थ्रोम्बिन के द्वारा। चलिए 184 को देखेंगे। कहता है कि न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, 185 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कौन सा सही है। देखिए कौन सा सही कह रहा है इसमें, हीमोग्लोबिन के बारे में कह रहा है। ठीक है, आपको कहता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में सही कौन है। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही। यह लौह युक्त यौगिक है, ये बात भी सही है। और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये बात भी सही है। लेकिन 3 नंबर कहा कि कुछ रोग को रोग प्रति प्रतिरक्षा करता है, नहीं ये करता है डब्ल्यूबीसी। ये कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। ये नहीं होगा। ठीक है, 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दोस्तों, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह कॉपर। रुधिर प्लाज्मा में कॉपर नहीं रहता है, रुधिर प्लाज्मा में कॉपर नहीं रहता है, लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम रहता है। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा में कॉपर नहीं रहता है, रुधिर प्लाज्मा में कॉपर नहीं रहता है, लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम रहता है। दोस्तों एकदम याद आ रहा है ना, याद हो रहा होगा, याद कीजिए। नहीं तो दोस्तों बहुत लोग याद कर चुका है और याद करके बैठा हुआ है, नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा। चलिए 187 है कि श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। कहता है कि रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में क्या सही है, उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, एकदम सही है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स दोस्तों कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला, कहता है कि निम्नलिखित में किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी की। कहता है कि किस रक्त कणिका की मृत्यु रक्त में हो जाता है, तो वह हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। कहता है किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, तो वो डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। 190 नंबर देखेंगे। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरक्षा क्षमता धारण करना। ठीक है, अगला देखेंगे 191 नंबर। कहता है कि रक्त स्कंदन में सहायक होता है, रक्त स्कंदन। ठीक है, रक्त स्कंदन में क्या सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु सहायक होता है, प्रोथ्रोम्बिन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है और कैल्शियम आयन भी, सभी के सभी सहायक होते हैं। तो कहा कि रक्त स्कंदन में सहायक कौन होता है, रक्त बिंबाणु, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के, कैल्शियम आयन। रक्त स्कंदन में सहायक होता है रक्त बिंबाणु, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के और कैल्शियम आयन, ये सारे के सारे सहायक होते हैं। गति प्रेरक का संबंध है हृदय से, गति प्रेरक का संबंध है हृदय से, गति प्रेरक का संबंध है हृदय से। अच्छा, पेस मेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। पेस मेकर का काम है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना।
यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम किया जाए, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? अगर किसी कहता है किसी व्यक्ति की जो रुधिर वाहिका है ना उसकी त्रिज्या अगर कम कर दिया जाए तो रक्त का दाब क्या होगा? तो दोस्तों रक्त का दाब जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में, किडनी में, यकृत में, सभी जगह होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, किडनी, यकृत, सभी जगह। रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, इसमें कंफ्यूजन लग, दोस्तों बिल्कुल सही है। रक्त का शुद्धिकरण ना फेफड़ा, किडनी, यकृत तीनों जगह होता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, किडनी और यकृत तीनों जगह होता है। अच्छा, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है? 120 से 200 mg। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या होता है? 180 से 200 mg। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है 180 से 200 mg होता है। ठीक है। 197 देखेंगे। मनुष्य में समान फास्टिंग नीरन मनुष्य में समान नीरन के दौरान माने मनुष्य में समान फास्टिंग के दौरान माने भूखे रहने के दौरान रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो 80 से 100 mg। कहता है कि मनुष्य जब फास्टिंग में रहता है तो रुधिर शर्करा का स्तर 100 प्रति 100 ml में कितना हो रहता है? 80 से 100 mg। 198 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। तो रक्त में ग्लूकोज की समान मात्रा 80 से 120 mg प्रति ml रक्त में होता है। मतलब 100 ml रक्त में जो ग्लूकोज होता है वो 80 से 120 mg होता है। 100 ml रक्त में ग्लूकोज कितना होता है दोस्तों? रक्त में 100 से 120 mg। 100 ml रक्त में ग्लूकोज कितना रहेगा? 80 से 120 mg। 100 ml रक्त में ग्लूकोज 80 से 120 mg रहता है रक्त में, ग्लूकोज की मात्रा है। ठीक है। अच्छा, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की समान मात्रा 150 से 200 mg प्रति 100 ml होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की समान मात्रा कितना होता है? तो 100 ml रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, समान मात्रा 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल की समान मात्रा 150 से 200 mg होता है। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में 150 से 200 mg होता है। अच्छा, रक्त में यूरिया की समान मात्रा कितना होता है? तो 100 mg ब्लड में ना 18 से 38 mg यूरिया रहता है। प्रति 100 ml रक्त में यूरिया की जो मात्रा होता है वो 18 से 38 mg होता है। इसको याद रखिएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है। सामान्यतः रक्तस्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? तो 5 से 10 मिनट बाद। आप ऊपर देखे ही हैं। ठीक है। 3 मिनट से 10 मिनट जो था वो एक इस रक्तस्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? 5 से 10 मिनट। रक्तस्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? 5 से 10 मिनट। अच्छा, रक्त में पाए जाने वाले धातु है लोहा। दोस्तों लोहा हो जाएगा। रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, आप जानते ही हैं। ये नहीं होगा, लोहा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो कुछ कमी लग रहा है तो उसको आप हमको कमेंट करें। हमने देखा पूरा यूट्यूब पे इतना बार बोल के दोस्तों कोई नहीं पढ़ाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।